अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्प्रिंग 24 एक सवाल कर रहे थे कल क्लास में। हाँ जी होमवर्क भी दिया था। स्प्रिंग 24 पार्ट ए कल कर दिया था मैंने, पार्ट बी कहा था अभी करता हूं, और ऑटम 23 होमवर्क दिया था। तो स्प्रिंग 24 पूरा करता हूं, फिर ऑटम 23 पे आता हूं, और आप भूल भाल गए होंगे तो सवाल दोबारा पढ़ लें। स्प्रिंग 24 सवाल दोबारा पढ़ लें, पढ़ लें। स्प्रिंग 24 टूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सवाल पढ़ लें दोबारा। सवाल पढ़ने को कहा था यार, स्प्रिंग 24। चले पढ़ लिया। जो कल स्प्रिंग कल जो स्प्रिंग 2013 किया था पोलन स्टिग्मा वाला, उसमें पोलन बने थे 42,900। इन्होंने ही या तो सेल होना था या इन्होंने ही फर्दर प्रोसेस होना था। कल जो क्लास में किया था, इन 42,900 की बनने की कॉस्ट फर्दर प्रोसेस वर्सेस सेल नाउ में कंसीडर की थी कि नहीं? क्यों नहीं? हो चुकी थी। अगले महीने भी अगर हम पोलन बना के उसको या तो बेचेंगे या फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये इतने ही बनने हैं, इतने ही टोटल या तो बिकने हैं या फर्दर प्रोसेस होने, इतने ही टोटल। तो इसलिए इनके बनने की कॉस्ट तो इन एनी केस पढ़नी है, कंसीडर नहीं किया था। ऑटम 23 के मसले करता हूं डिस्कस, अगर होमवर्क किया है उसमें भी ए बनना ही बनना था और 5 लाख ही बनना था, और वो 5 लाख या तो बिक जाता या वही 5 लाख प्रोडक्ट वाई में कन्वर्ट हो जाता। तो वो 5 लाख बनना ही बनना था, इसलिए 5 लाख की कॉस्ट को नहीं किया कंसीडर। फिर जो मैंने कल खुद एक मिसाल बनाई थी जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो इसमें भी जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी बनने की जो कॉस्ट थी वो कंसीडर नहीं की थी। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं करनी कंसीडर, क्योंकि वो पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन ये जो स्प्रिंग 24 कर रहे हैं हम, पार्ट बी में क्या पूछा कि जी बनाए या ना बनाए, यानी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। यहां पर ना अगर सेल नाउ किया तो वो 18,000 वाई है,
कल जो मैंने सोल्यूशन किया था वो भी देखे ना। वाई हम कितने बेचते हैं? 18,000। और अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 8,000 जी सेल होंगे और 9750 वाई सेल होंगे। अब जितने वाई पहले बनते थे अब भी उतने ही बनेंगे? नहीं। अब वाई कितने बनेंगे? 6, नहीं इसी को नहीं ऐड कर लेना। 6250 9750 16,000 इतने वाई बनेंगे। अब तो अब चूंकि सेल वर्सेस फर्दर प्रोसेस, वाई की टोटल क्वांटिटी बदल जाएगी, तो अब हम लोग वाई बनने की कॉस्ट लेंगे। दोबारा सुने, कल जो पोलन वाला सवाल किया था उसमें पार्ट बी देखा जरा, कल वाला रजिस्टर, कल जो मैंने स्प्रिंग 13 सॉल्व किया था उसमें 42,900 पोलन सेल होने थे, या यही 42,900 अगले प्रोसेस में शिफ्ट हो जाने थे। सेम 42,900, इसलिए 42,900 डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट उस डिसीजन में कंसिडर नहीं की थी। हमने डिसीजन किया था सेल नाउ, यानी पोलन को अगर बेच दें तो क्या एनआरवी मिलेगी, और फर्दर प्रोसेस, इन दोनों ऑप्शंस को लिखते हुए पोलन बनने की कॉस्ट कंसिडर की थी। क्यों नहीं? क्योंकि इन एनी केस वो तो पोलन बनने ही बनने हैं, इसलिए कंसिडर नहीं की थी। लेकिन इसी तरह ऑटम 23 हम ए बना के बेच लें या ए को वाई में कन्वर्ट कर लें, 5 लाख ए बनने ही बनने हैं, इसलिए उन 5 लाख की कॉस्ट कंसिडर नहीं की। लेकिन इस वाले सवाल में अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग पे नहीं जाते तो 18,000 वाई बनेंगे, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग पे जाते हैं तो फिर 16,000 वाई बनेंगे। इसलिए अब हम वाई की कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर रहे होंगे। अब सेल नाउ फर्दर प्रोसेस के डिसीजन में वाई की कॉस्ट भी कंसिडर हो। हाँ, हमने टोटल की बेस पे ही कंपैरिजन करना है ना, तो सारे वाई की। हाँ जी, तो पार्ट बी, जी बनाए या ना बनाए, यानी सेल वर्सेस फर्दर प्रोसेस, तो हम वाई को अगर अभी बेच दें तो ये सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करवाई। हम अगर वाई ही जाने दें तो वाई की मैंने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट होगी अब कंसिडर, या सिर्फ सेल ले लें? नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंसिडर होगी, यानी कंट्रीब्यूशन कंसिडर होगा, और ये आपको सवाल में गिवन है 2 3 4, ये सवाल में गिवन है ना, कंट्रीब्यूशन ही गिवन है। तो वाई की जो एग्जिस्टिंग सेल है उसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे तो यही बनेगा, तो ये गिवन है। फर्दर प्रोसेस, अगर फर्दर प्रोसेसिंग पे जाएंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले सेल्स, जी ने भी सेल होना है, वाई ने भी सेल होना है। कितने जी ने सेल होना है? 8,000। एक कितने का? 50,000। कितने वाई ने सेल होना है? पार्टी में कर चुके 9750। कितने का? एक 25,000। तो सेल्स कितनी बन गई जी की? 24, ये हो गई सेल। अब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट वाई की करनी है कंसिडर, यही बताया ना, वाई की करनी है कंसिडर। तो वाई कितने बनेंगे? 6250 एक बनेगा, 9750 एक बनेगा, और एक वाई कितने का बनता है? पता नहीं। कितने का बनता है एक वाई? एक वाई कितने का बनता है? क्या करें, कैसे निकालें? बनता कितने का है? अरे कॉस्ट लिख रहा हूं भाई जी, बताएं क्या करूं? देखे सवाल, देखे ना, सवाल पे और करें, ऊपर वाला टेबल देखें। 216 डिवाइडेड बाय
अरे तू टेबल में दी नहीं हुई सवाल में। इतने का एक वाई बनता है। क्या लिखा हुआ था 2, ये क्या, ये क्या कर रहे हैं हम। स्प्रिंग टॉपिस पार्ट बी पूछा है कि हम जी बनाएं या ना बनाएं, तो जी फर्दर प्रोसेस करने का डिसीजन आ गया, तो कैसे सॉल्व करें, क्या हो गया, क्या करें। एग्जिस्टिंग यानी वाई पे ही चलें तो क्या, और फर्दर प्रोसेसिंग पे चलें तो क्या, यही सीखा है ना कल। तो अब हमने इनके टोटल को कंपेयर करना है। तो कल ये कहा था कि जो पोलन बनना ही बनना है उसकी कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी थी, अब वाई की करनी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑप्शन में जितने वाई बनने हैं और जो प्रपोज में वाई बनने हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए वाई की कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूं। तो ये मैंने वाई की कॉस्ट लिखी है। जी बनने पे अब मजीद क्या क्या होगा, इसी में आगे चल रहा हूं। मटेरियल लगेगा कितना, कौन सा, कितना लगेगा। अरे सोल्यूशन भी देख लेना था यार, पार्ट ए देखे ना, तो थोड़ी सी नजरें उठा के देखें जो कल रजिस्टर पे सॉल्व, इसीलिए कहा था सवाल पढ़ लें दोबारा। कल क्या किया था, कल जो सोल्यूशन किया वो देखें दोबारा। नहीं नहीं नहीं, कल वाला सोल्यूशन चेक करें, जो मैंने कल किया था पार्ट ए, वो दोबारा देखें। सवाल की कहानी बता रहा हूं दोबारा। अभी इस वक्त हम एक प्रोडक्ट वाई बनाकर बेचते हैं और गुजरे हुए साल का डेटा दिया हुआ है पहले टेबल में, वहां से ये कल निकाल लिया था कि 18,000 केजी वाई हम साल में बेचते हैं। अब मैनेजमेंट कंसिडर कर रही है कि हम वाई बेचने की बजाय इसको मजीद अगले प्रोसेस में डालें, एक नया मटीरियल ऐड करें और इतने जी बना लें। हाँ, ऐसा नहीं है कि वाई छोड़ देंगे, जो बचा कुचा होगा वो वाई भी बेच लेंगे। तो सवाल की रिक्वायरमेंट बी में पूछा है कि हम जी बनाएं या ना बनाएं, यानी दिस वर्सेस दिस। अब इसमें चूंकि वाई की टोटल क्वांटिटी फर्क है, तो इसलिए वाई की कॉस्ट भी कंसिडर होगी। ये चूंकि सवाल में ही गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली ये नेट आंसर लिख लिया। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऑप्शन 2 पे जाएंगे यानी फर्दर प्रोसेसिंग पे जाएंगे, तो जी भी बिकेगा और वाई भी बिकेगा, और जी भी बनेगा और वाई भी बनेगा। तो ये मैंने वाई की कॉस्ट लिखी है, अब मैं जी की कॉस्ट लिख रहा हूं। तो जी बनाने में क्या क्या खर्च होगा, 3750 किलो लगेगा ये, और एक है 19,200 का, 7,200। और जी बनने में क्या होगा, लेबर लगेगी, कितने आवर्स लगेंगे, 41,000 लिखूं या 16,000 लिखूं। एक आर कितने का, एक आर 300 का। तो जी बनाने के लिए कितने आर लिखूं, 41 या 16। 16,000 लिखेंगे। अच्छा 41 क्यों नहीं, क्योंकि जो 41 था ना, कल वाला देखें वर्किंग वन, वो 41 ऐसे बनाया था कि उसमें वाई वाले भी शामिल थे और फिर मजीद जी वाले। तो वाई वाले तो हमने यहां कर लिए ना ऑलरेडी, जो वाई अलग से बन के बिकने हैं और जो जी के लिए बनने हैं उनको यहां कर तो लिया अकाउंट। तो इस 12,000 के अंदर लेबर कॉस्ट नहीं आ रही, तो वो वाई वाले जो 25,000 थे, है ना, वो इसके अंदर हो गए हैं कवर, इसलिए 16 4800। और जी बनाने में क्या खर्चा लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, वो क्या हिसाब किताब है,
325 पर लेबर आर। अब इसमें भी कौन से आर दें? 16। 41 क्यों नहीं? क्योंकि वो जो बाकी 25 है वो इसके अंदर हो गया कवर। 50 200 369,750। तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ? हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। टोटल आवर्स, हाँ हाँ, उस 41 को निकाला कैसे? इतने वाई बनने थे, फिर वो अगले प्रोसेस में आने थे, फिर 8,000 दी बनने थे। तो वो जो 41,000 निकला था ना, वो 25,000 आवर्स इनके लिए थे और फिर मजीद 16,000 इनके लिए थे। तो वो जो वाई के 25,000 आवर्स की लेबर कॉस्ट थी वो इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो गई। ये 12,000 कैसे निकाला है? सारी 216 मिलियन ले ली ना, तो उसमें लेबर कॉस्ट है ना, तो वाई 6250 की पूरी लेबर कॉस्ट आ गई है इसके अंदर। अगर यहां 41,000 लिख दिए तो वो लेबर दोबारा काउंट हो जाएगी। जी, स्प्रिंग 24 पार्ट बी डन। ऑटम 23 किया होना चाहिए था। मसले भी होंगे, नहीं नहीं होंगे होंगे, है मसले। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, अगली दफा सही। जिन्होंने किया है, मैं डिस्कस कर रहा हूं मसले। किन्होंने किया है? चलें, बहुत है माशाल्लाह। ऑटम 23 कर रहा हूं डिस्कस। ये सामने स्क्रीन पे कर देता हूं। नहीं आया ना? अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया कर तो राउंड डिस्कस पढ़ ही लें। ऑटम 23 पढ़ लीजिए। स्प्रिंग 24 बताएं बेटा, कुछ पूछना है तो। ऑटम 23 पढ़ लें, डिस्कस कर रहा हूं, तो जिन्होंने नहीं भी किया वो पढ़ लें कम से कम। जी जी,
ये खामोशी इसलिए है कि आप लोग ऑटम 23 पढ़ रहे हैं। चले पढ़ लिया। दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ए और बी, और इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कंप्लीटली डिफरेंट है, और समझने में आसानी होगी तो आप समझ लें दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। ए अलग फैक्ट्री में बनता है, बी अलग फैक्ट्री में बनता है। ए से रिलेटेड डाटा, बी से रिलेटेड डाटा पिछले क्वार्टर का। अब इसमें एग्जामिनर ने कुछ अजीब अजीब सी शरारतें की हुई हैं, लेकिन खैर है, उनके बगैर भी काम चलेगा। ये जो ए का सारा डाटा है, ये क्या है? यूनिट्स पर आ रहे हैं, इनमें से कुछ यूनिट्स हैं, कुछ आर्स हैं। ये क्या है? ये यूनिट्स हैं, केजीज होंगे। अच्छा चले, ओवरहेड्स किसके साथ लेंगे? लेबर आवर्स। तो फिर ये 2 हैं, तो फिर ये 5 कैसे हैं? भाई ये 2 लाख आवर्स है ना, तो फिर ये 5 लाख आवर्स कैसे हो गए? इन आवर्स में कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फिक्स होंगे। ये यूनिट्स हैं भाई, ये यूनिट्स लिखे हुए, ये भी यूनिट्स ही लिखे हुए। तो इनमें से कुछ आर्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, लेकिन खैर उनका इतना इस्तेमाल है नहीं। ये बस शरारतें थी एग्जामिनर की। और स्प्रिंग 24 और ऑटम 23, ये दोनों ही अखीर किस्म की अटेम्प्ट गुजरी हैं। स्प्रिंग 24 ने तो अखीर ही कर दी थी, किधर गई बात? हाँ, ये प्रोडक्ट ए और बी जो पिछला क्वार्टर गुजरा है उसका डाटा है, पर यूनिट रेट्स हैं, और आगे फिर इनकी टोटल्स किए हुए हैं। और इस लाइन का मतलब ये है कि जो ए बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स इतने हैं, तो फिर ये 2 लाख क्यों आ रहे हैं? इस्तेमाल 2 लाख हो रहे होंगे। जो फैक्ट्री बी है उसमें इतने अवेलेबल है, तो फिर यहां क्यों आ रहे हैं? तो हम जितने इस्तेमाल कर रहे हैं ये उतने ही इधर आ रहे होंगे। ये टोटल अवेलेबल है, और नीचे चूंकि आइडल का जिक्र है ना, तो इसका मतलब है कि ये पेड आवर्स है। इतने आवर्स के लिए लोगों को हमने हायर किया होता है, फारिग भी बिठाते हैं तो उनको पैसे देते हैं। ज्यादा काम लेते होंगे तो ओवर टाइम देते हैं, फारिग बिठाते हैं तो उसके भी पैसे देते हैं। तो ये पेड आवर्स, यानी नॉर्मल पेड आवर्स ये हैं। अगर इनसे ज्यादा काम लेना है तो फिर ओवर टाइम देना पड़ेगा, अगर कम काम लेना है तो आइडल टाइम के भी बिठा के पैसे देने पड़ेंगे। पहला पैराग्राफ और इस टेबल में कोई इख्तलाफ तकलीफ? एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी टेबल ही की मजीद तफसील है कि ऊपर जो हमें एफओएच नजर आ रहे हैं उनमें से 60% फिक्स्ड है, और जो ऊपर सेलिंग एंड मार्केटिंग नजर आ रहे हैं उनमें से 80% फिक्स्ड है।
और जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो तो साथ ही लिखा हुआ फिक्स्ड है। तो एक तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ऊपर वाला टेबल से रिलेटेड है। यहां तक बताएं जिन्होंने सवाल किया है और अभी पढ़ लिया है, यहां तक कोई एतराज परेशानी? अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि मार्केटिंग टीम ने कहा है कि जो ए हम बेचते थे उसको बेचने की बजाय अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें उतने ही वाई में, तो हम वाई एक्सपोर्ट कर सकेंगे और इतने डॉलर पर यूनिट का एक्सपोर्ट होगा, और नीचे कहीं लिखा हुआ 300 रुपए का $1। तो अगर हम ए को वाई में कन्वर्ट कर लें यानी फर्दर प्रोसेसिंग, तो अब ये उस फर्दर प्रोसेसिंग का डाटा है। जो वाई बनना है वो बी वाली फैक्ट्री में बनना है। वाई बी वाली फैक्ट्री में बनना है। चूंकि बी वाली फैक्ट्री में बनना है तो हमें बी को कुर्बान करना पड़ेगा। बाकी तफसील बाद में, रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बताएं वाई बनाए या ना बनाए। नहीं, हाँ, वाई बनाए या ना बनाए, तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। हाँ, क्योंकि ए से वाई बनना है, तो वाई बनाए या ना बनाए, बिल्कुल जो पिछला सवाल में पार्ट बी था। अब इस वक्त बजाहिर वाई और ए का मुकाबला है कि ए बना के बेचें या वाई बना के बेचें, लेकिन इसमें बी को भी साथ डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, तो बी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वरना है वाई और ए का मुकाबला, लेकिन बी चूंकि इसकी वजह से चेंज हो जाएगा तो बी भी अब इस लड़ाई में आ जाएगा। तो हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन का रेलिवेंट प्रॉफिट और प्रपोज्ड सिचुएशन का रेलिवेंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अब ये बात सिर्फ सेल नाउ और फर्दर प्रोसेस तक महदूद नहीं रही। एग्जिस्टिंग यानी ए एंड बी और रिवाइज्ड यानी वाई एंड बी। ओके, सवाल की प्लानिंग में एतराज। अब हमने एग्जिस्टिंग ए एंड बी सॉल्व करना है और रिवाइज्ड वाई एंड बी सॉल्व करना है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में ए की प्रोडक्शन कॉस्ट लिखना टाइम जाया होगा। क्यों? क्योंकि उतने ही 5 लाख ए बनने ही बनने, चाहे वो 5 लाख ए बन के बिक जाए, चाहे वो 5 लाख ए बन के 5 लाख वाई बन जाए। तो इसलिए इस सारी कैलकुलेशन में ए की प्रोडक्शन कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। तो हमने कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग यानी ए एंड बी और रिवाइज यानी वाई एंड बी। तो एग्जिस्टिंग में मैंने सिंपली क्या किया है कि जो टेबल दिया हुआ था बस उसी को यहां लिखा है। हाँ, इररेलेवेंट आइटम्स नहीं लिखी, जैसे ए और बी की सेल्स लिख ली 400 180, ए और बी की कॉस्ट में से सिर्फ बी की कॉस्ट लिखी, क्योंकि ए की प्रोडक्शन कॉस्ट तो होनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट होनी है, प्रोडक्शन, सेलिंग नहीं। सेलिंग तो तब होंगी जब ए बिकेगा, तो इसलिए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को इग्नोर किया है मैंने, सेलिंग कॉस्ट ली है। बी की सेलिंग कॉस्ट लिखी है, बी की सारी कॉस्ट लिखी है और ए की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिखी और फिक्स्ड छोड़ दी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी फिक्स कॉस्ट तो होनी है। तो इसमें से हमने ये मटेरियल भी लिख लिया, लेबर भी लिख लिया और फैक्ट्री ओवरहेड में से वेरिएबल लिख लिए और इसमें से भी वेरिएबल लिख ली बी के, और इसके भी सेलिंग वेरिएबल लिख लिए जो कि 20% है। यहां तक एतराज? अब इसमें एग्जामिनर की शरारत ये थी, बड़ी ही फजूल किस्म की हरकत थी कि स्टूडेंट ने इस टेबल से ना इन्हीं को देख के लिखना था अगर उसको समझ आती तो, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1,20,000 आवर्स की नॉर्मल वेज कॉस्ट लिखी हुई है, बाकी 5,000 का क्या आइडल टाइम वो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, वो भी हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे पता कि ये सिर्फ नॉर्मल लिखा है? इससे 120 into 3 ये, तो आइडल आवर्स की कॉस्ट अभी इसमें नहीं लिखी हुई, वो हम खुद डाल लेते हैं। 5,000 घंटे आइडल और उनका 80%। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ए और बी की सेल्स ली है, ए की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ली है, बी की प्रोडक्शन कॉस्ट भी ली है और सेलिंग कॉस्ट भी ली है और ए की सिर्फ सेलिंग कॉस्ट ली। एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे कोई एतराज? जी इन दोनों का डिफरेंस? हाँ जी, ये हम लोगों ने आइडल आवर्स की कॉस्ट, हमने तो रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ते देखा था कि आइडल आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट जो डिफरेंशियल है वो लेते थे बस। तो मैंने फिर एग्जिस्टिंग आइडल आवर्स क्यों लिख दिए? क्योंकि दोनों ऑप्शंस में आइडल आवर्स चेंज हो जाने। नहीं समझ आई? चले मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं। सवाल यह है कि जब हम लोग डिसीजन मेकिंग के शुरू में रेलेवेंट कॉस्ट्स पढ़ रहे थे तो उसमें अगर ऑलरेडी आवर्स पेड मौजूद हैं, उनमें से आइडल हैं, तो उनकी हम रेलेवेंट कॉस्ट लेते थे?
अगर फुल बिठा के पैसे देने थे तो नहीं लेते थे, और अगर आइडल के थोड़े पैसे होते थे तो डिफरेंस लेते थे। तो यहां पर मैंने 80% को ही कंसिडर कर लिया, इसलिए कि दोनों ऑप्शंस में आइडल आर्क में फर्क आ जाना है। एग्जिस्टिंग में आइडल आर्क होने हैं, रिवाइज में होने ही नहीं है, वहां ओवर टाइम चले जाना है। तो इसलिए इन टोटल ये रेलिवेंट चीज बन गई। इस ऑप्शन में ये कॉस्ट पड़ती है, दूसरी ऑप्शन में नहीं पड़ रही होगी। है क्या क्या? हाँ अच्छा, आइडल होगा ही नहीं तो फिर उसमें 20 क्यों लें? प्रपोज में तो आइडल ही नहीं होने, काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो उसके आर्ज में आके दिखाता हूं अभी। एग्जिस्टिंग जो भी जाग रहे हैं, जिन्होंने भी सवाल किया, जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग में कोई सवाल? हाँ यहां पर 1,20,000 भी ना लिखें और आइडल भी ना लिखें, आइडल भी ना लिखें, यानी ये दोनों फिगर ना लिखें। अच्छा, और वहां क्या करें? तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखें यहां पर 1,20,000 आर्ट लगते हैं और 5,000 फारिग रहते हैं। तो अब हम जब रिवाइज निकालेंगे तो उन रिवाइज में हम ये बेसिक वाले इग्नोर कर दें, सिर्फ ओवर टाइम वाले ले लें और आइडल वालों का भी 20% ले लें। ये कह रहे हैं आप? चले कर लें। एग्जिस्टिंग, अब जब रिवाइज में जाएंगे तो ए की सेल्स तो अब नहीं है, उसकी जगह आ जाएंगी वाई की सेल्स, और बी की सेल्स पिछले से 40 कम। इसलिए बी की सेल भी, मटेरियल भी और वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं, सेलिंग ओवरहेड्स भी, इन सबको 60 60 60 कर लिया। ये मैंने यहां 60 इसलिए नहीं किया क्योंकि आज की टोटल वर्किंग अलग से की गई, तो जो लेबर है उसको अलग से डील कर लिया, तो बाकी सेल्स भी, मटेरियल भी, सेलिंग एक्सपेंसेस भी 60% कर लिए बी के। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस्ड बाय 40% हो जाएगा, और वाई की सेल्स आ गई, और वाई के लिए जो एडिशनल मटेरियल लगना है, जो एडिशनल लेबर लगना है वो इसके अंदर है, जो वेरिएबल ओवरहेड लगने हैं वो इसके अंदर है, ये वाई के सेलिंग ओवरहेड्स आने हैं, और ये वाई के ऊपर इंश्योरेंस, नई मशीन की डेप्रिसिएशन। तो लेबर के अलावा रिवाइज में कोई और सवाल? जी, वाई की कंप्लीट ही है। हाँ कर लिया। हाँ इधर माइनस नहीं की हुई, कहाँ की हुई मैंने? हाँ तो वो लास्ट टाइम ये चीज मुझे बताना ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा, तो मैंने उसको वापस ए ऊपर कर दिया, वाई इधर कर दिया। हाँ एग्जिस्टिंग में ए बेचना कह दिया, रिवाइज में वाई बेचना कह दिया। डिफरेंस भी ले सकते थे, लेकिन वो मुझे इस दफा लगा कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। रिवाइज्ड लेबर के अलावा, और लेबर के लिए हमने बी बनाने हैं, जितने पहले बनाए थे उसका 60%, तो जितने आर्स लगे थे उनका 60% लगेंगे, और वाई के लिए इतने आर्स लगेंगे, तो टोटल लगेंगे 147। अवेलेबल इतने हैं, ये ओवर टाइम, तो जो नॉर्मल अवेलेबल है उन पे फुल रेट लगेगा, और जो ओवर टाइम है उन पे ओवर टाइम वाला लगेगा। और वेरिएबल ओवरहेड सवाल वाले ने कहा हुआ था कि लेबर आर से लिंक्ड है, तो इसलिए हमने पहले लेबर आर का रेट निकाला और फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑटम 23, अच्छा डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? ये तो कोई रेलिवेंट चीज नहीं होती, नए प्लांट की मजबूरन होती, एग्जिस्टिंग की रेफरेंस रेलिवेंट नहीं होती। ऑटम 23 में और कोई सवाल? क्या? जी पर हम कुछ भी ना लिखें, और नीचे वाले में क्या लिखें? 75 में से 5 आइडल निकालें, 75 में से 5 निकाल दिए, फिर वो भी इसमें ऐड कर दें। 75 सिर्फ वाई के हैं, तो आपसे 75 में से भी निकाल देने, वो 75 तो वही जो वाई के लिए लगने हैं, तो बी वाले आर 75 में से माइनस कर दें।
हम लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं? हम लोग इस सारी लंबी कहानी के अंदर लेबर कॉस्ट लिख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं? हाँ, सब में लेबर कंट्रीब्यूशन लॉस तो कहीं नहीं ले रहे ना। हमने एक ऑप्शन ली जिसमें पूरी पूरी बी सेल हो रही थी, एक ऑप्शन ली जिसमें 60% बी सेल हो रहा था। तो अब हम इस ऑप्शन में लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो अब उस लेबर कॉस्ट में क्या एतराज है? ऑटम 23, एक सवाल मैंने ऑटम 20 दिया था कंटिन्यू शटडाउन का जी, दोबारा बोले। हाँ, क्यों माइनस करेंगे? मैंने कहा किया माइनस? पिछली किताब में मैंने लास्ट किताब में ना उस ए को ऊपर नहीं लिखा था और यहां पर उसका सेल ना होना लिखा था, तो वो ज्यादा इनडायरेक्ट बात थी। तो मैंने अब एग्जिस्टिंग में ए की सेल दिखा दी, रिवाइज में वाई की सेल दिखा दी। देखिए, दो ऑप्शन अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना नहीं दिखा रहे। तो इसलिए जब ए बिक रहा था तो उसको ए में सेल्स दिखा दिया, जब वाई बिक रहा है तो वाई में सेल्स दिखा दी। मैंने जो लास्ट टाइम सॉल्यूशन बनाया ना, सिर्फ उसमें एक लाइन का फर्क है, जस्ट एक लाइन का। मैंने एग्जिस्टिंग में ए की सेल नहीं ली हुई, रिवाइज्ड में वाई की सेल में से वो माइनस की हुई है, बस बाकी तो सब वही है। हाँ, तो इसीलिए मुझे वो अच्छी हरकत नहीं लगी थी ना। मुझे पता था काबिल बच्चे होंगे वैसे एतराज करेंगे, इसलिए मुझे वो मैंने चेंज कर दी थी ना, वो सेल्स वापस ऊपर कर दी और इसकी पूरी वाई की सेल्स कर दी। ऑटम 23, ऑटम 20 परसों दिया था मैंने। ये किसने किया? माशाल्लाह। चले बाकी अगली दफा सही। अच्छा, ये ना एक सवाल फर्दर प्रोसेसिंग का करना है, और तो वो बीच में डिस्कशन रह जाएगी, तो इसलिए पहले मैं वो करता हूँ, और पूरी उम्मीद है कि इसके लिए टाइम नहीं निकलेगा, तो ये ऑटम 20 कल करता हूँ डिस्कस। एक सवाल फर्दर प्रोसेसिंग का और कराता हूँ, और कल फिर ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कल खत्म करूंगा। लेबर में भी कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के हैं, वो एक दो सवाल कल करा के तो फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बस कल फाड़ेगा, बस बहुत हो गया। फिर परसों से इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 15 जी केमिकल्स। ये करनी है स्प्रिंग 15 जी केमिकल्स पढ़ लें।
सवाल पढ़ने को कहा था भाई। चले जी, पढ़ लिया। और कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, इसको सॉल्व करता हूं मैं। एक ना बात समझा रहा हूं, वो आपने 2 मिसालों से समझाऊंगा, वो आपने खुद अपने अल्फाज में अपने आप को समझाना है। अगर एक प्रोडक्ट ए है और हम इसको सेल नाउ कर सकते हैं, यानी सबका नेट आंसर जो नेट टोटल है 150,000, या फिर हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और उसका नेट आंसर आ रहा है 170,000। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का जवाब क्या होगा कि फर्दर प्रोसेस करना है। कैसे डिसाइड किया? 170 को 150 से कंपेयर करके। अब इस वक्त सवाल में चेंज ये कर रहा हूं कि मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। ए बना के बेचते तो हैं ही, लेकिन मैनेजमेंट के पास जितने पैसे हैं उनमें ये 2 काम कर सकते हैं, या वो प्लांट लगाएंगे फर्दर प्रोसेस करने का, या फिर वो प्लांट लगाएंगे एक नया प्रोडक्ट बनाने का। और वो जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे उससे वो टोटल कमा लेंगे 40,000, उससे वो 40,000 कमाएंगे। तो इस वक्त मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हम ए फर्दर प्रोसेस करने का प्लांट लगाएं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करके नए प्रोडक्ट का प्लांट लगाएं। इस वक्त ये है सवाल। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या फर्दर प्रोसेस करें? लेकिन 170 और 40 तो देखिए 150 बिकता ही बिकता है। अगर हम इसको यहां ले आएंगे तो 150 बिकेगा, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग पे चले जाएंगे तो फिर 170 होगा, 150 नहीं होगा।
दोबारा, अभी इस वक्त ये हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कि हम ए बना के 150 का नेट बेचते हैं। इस वक्त डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे ये खड़े हैं कि उसको प्रोसेस करके बेचें या उसको उसके हाल पे छोड़ दें और नया प्रोडक्ट बेचें। तो अब इस फैसले को करते हुए 170 वर्सेस 40 फेयर नहीं। या तो इसको ऐसे कह लें कि 150 को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, या ऐसे कह लें कि अगर हमने किसी एक ऑप्शन को फर्दर प्रोसेसिंग एज एन ऑप्शन कंपैरिजन करना है तो फिर हमने इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट को नहीं लेना, सेल नाउ जो कि अब नहीं हो सकेगा उसका डिफरेंस लेना है 20,000 और इस 20 को इससे कंपेयर करना। अगर हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना होता बस, जो कि आज कल किया है, तो फिर तो ऐसे ही करते जैसे आज और कल किया। लेकिन अगर हमने इस फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को किसी और ऑप्शन के मुकाबले में डाल लिया है तो फिर हमने इस फर्दर प्रोसेसिंग के आंसर को इसके आंसर से कंपेयर नहीं करना, फर्दर प्रोसेसिंग और सेल नाउ का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस दूसरी ऑप्शन से कंपेयर करना। समझे मिसाल के नहीं? एक और मिसाल देता हूं फिर अपने आप को समझा लेना। हम दो प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, ए बेचते हैं तो 140 का बिकता है नेट और बी बना के बेचते हैं तो 170 का बिकता है। अब हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है वो डिसीजन ये है कि हम या तो ए का फर्दर प्रोसेसिंग का प्लांट लगा सकते हैं या बी का। अगर ए के फर्दर प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे तो वो हमें 190 कमा के देगा और अगर बी के फर्दर प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे तो वो हमें 200 कमा के देगा। तो हम ए का फर्दर प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं या बी का? दोनों का। अरे कोई एक हो सकता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। या तो ए की फर्दर प्रोसेसिंग का प्लांट लगाए या बी की। 190 और 200 को कंपेयर करेंगे? नहीं। अब अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग वाले काम को किसी और ऑप्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो फर्दर प्रोसेसिंग की अमाउंट को नहीं करना, क्योंकि देखें अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग पे जाएंगे तो ये नहीं हो रहा होगा। तो हमने 190 और 200 का कंपैरिजन नहीं करना, हमने करना है 50,000 और 30,000 का कंपैरिजन। ये बेहतर। तो अगर अच्छा इसको मैं जनरल डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं, 5 थी अलग अलग टाइप। अब एक कंप्रिहेंसिव सवाल भी बन सकता है। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन इंडिपेंडेंटली किसी एक प्रोडक्ट का है तो वो जो आज और कल किया था 140 वर्सेस 190। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और ऑप्शन से कंपेयर हो रहा है तो फिर उस डिसीजन को करते हुए हमने फर्दर प्रोसेसिंग वाली अमाउंट नहीं लेनी, उसमें से वो जो सेल नाउ नहीं हो सकेगा वो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको अब बाकी ऑप्शन से कंपेयर करना। अगर ये दोनों मिसालें समझ आई हैं तो अपने आप को समझाएं। ये अपने आप को समझाना था कुछ ना कुछ।
चले समझा लिया अपने आप को, सब समझ आ गया आपको। स्प्रिंग 15 की कहानी ये है कि हमारा एक एग्जिस्टिंग प्लांट है जिससे हम लोग ए और बी बनाते हैं, अल्फा और बीटा। डाटा चूंकि आपको एक महीने का दिया हुआ है तो चलो उसी एक महीने की बेस पे बात कर लेते हैं। दिसंबर के महीने में ए बनाए थे 11,300 और बी बनाए थे 14,700। ए सेल हो जाता है और बी सेल हो जाता है 1125। मैनेजमेंट के पास थोड़े से पैसे आए हैं और अब वो उन पैसों को करना चाह रहे हैं इन्वेस्ट, और उनके पास ऑप्शंस ये हैं कि या तो जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे इसी को एक्सपेंड कर लें। उससे क्या होगा, मजीद ए और बी बन जाएंगे। एक ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि रिफाइनिंग प्लांट लगा लें, यानी ए और बी उतने ही बने लेकिन एक रिफाइनिंग प्लांट लगा लें। लेकिन वो जो रिफाइनिंग प्लांट लगाना है उसमें भी आगे मजीद दो ऑप्शन है कि ए का रिफाइनिंग प्लांट लगाएं या बी का रिफाइनिंग प्लांट लगाएं। तो ये सवाल में 3 ऑप्शन है। अगर ए का रिफाइनिंग प्लांट लगाएंगे तो डिसीजन ये आ गया कि ए को बेचें या फर्दर प्रोसेस करें, और अगर बी का रिफाइनिंग प्लांट लगाएंगे तो डिसीजन ये आ गया कि बी को बेचें या फर्दर प्रोसेस करें। तो इस वक्त इस सवाल में 3 प्रपोजल हैं। ए और बी जैसे बन रहा है वैसे ही बनता रहे, एक्सपेंड करें और मजीद ए और बी बनाना शुरू कर दें। एक ऑप्शन है ए जो बन रहा है उसको रिफाइन कर लें और बी को ऐसे ही जाने दें। तीसरी ऑप्शन ये है कि ए को ऐसे ही जाने दें और जो बी बन रहा है उसको फर्दर रिफाइन कर लें। तो ये जो शुरू में प्रेजेंटली ZCL इज कंसीडरिंग दी फॉलोइंग प्रपोजल, बजाहिर लग रहा है 2 प्रपोजल है लेकिन ये 3 है। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी बीच में आ रही है, ये लेकिन ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, ए की फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस बी की फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस एक्सपेंशन। तो ये कि जनरल सा सवाल कैसे सॉल्व करें। तीनों ऑप्शंस में रेलेवेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इन तीनों ऑप्शंस की डिस्कशन में ये ए और बी कितने के बनते हैं, ये वाले ए और बी कितने के बनते हैं, ये नहीं है रेलेवेंट। हाँ, इसमें जो मजीद ए और बी बनेंगे वो रेलेवेंट। वो मजीद कितने के बनेंगे, कितने के बिकेंगे, ये रेलेवेंट है। रिफाइनिंग के अंदर हम लोग चूंकि अब ये जो भी मैंने बात समझाई थी इनका कंपैरिजन करने लगे हैं, तो इसकी प्रॉफिट निकालते हुए इसका ना बिक सकना वो फिर माइनस भी करना। अभी जो बात की थी, यानी एक 90 और 2 लाख का कंपैरिजन नहीं करना, 50 और 30 का करना। हमने अगर ए को रिफाइन किया यानी ये, तो हमने इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, इसके डिफरेंस को कंपेयर करना। एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल कॉस्ट क्या, तो वो डिफरेंस ही है ना। ये सवाल की प्लानिंग है। अच्छा, इनमें से एक कर रहा हूं मैं एक्सपेंशन वाला, बाकी कल करता हूं। एक्सपेंशन कर रहा हूं सॉल्व। एक्सपेंशन वाली ऑप्शन में जो मजीद ए और बी बनेंगे हमने उन्हीं की प्रोडक्शन कॉस्ट और उन्हीं की सेल्स लेनी है। तो या तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ले लें या वर्किंग करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लें। ए कितने बेच लेंगे और ए पे कितना कमा लेंगे। कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी पड़ेगी एक्सपेंशन ऑप्शन में, कितनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं कर पड़ेंगे, 250। हाँ, तो ये महीने का ही डाटा था। हाँ, ये महीना ही है, सवाल महीने ही की इंफॉर्मेशन है, तो हम एक महीने को ही सामने रख रहे हैं। एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी और कुछ रेलिवेंट, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन कितने का होगा नया प्लांट, 20 का। आरबी कितनी होगी, लाइफ
लेकिन हम इस वक्त सवाल कर रहे हैं 1 महीने। तो एक्सपेंशन ऑप्शन के लिए निकालने हैं कि ए और बी के कितने कितने यूनिट्स बनेंगे और कितना कितना उस पर कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। जितना अभी कमाते हैं उतना ही कमाएंगे या ये कोई नई चीज बन रही होगी? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक्सपेंशन में हम मजीद ए और बी बनाएंगे तो उस ए और बी के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन वही वाला होगा ना, तो वो हमें दिसंबर के डाटा से ही निकालना पड़ेगा। दिसंबर का डाटा दिया हुआ है, हमें वहीं से ही इसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कितने का बेचते हैं ए और बी? 1000। और बनाते कितने का है? कितने का बनाता? वो तो टोटल दिया हुआ है और ये है भी जॉइंट प्रोडक्ट्स, तो एलोकेट कर देते जरूर। लेकिन आपको एक दफा का जिक्र है, जब जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़ाया था तो एक क्लास में ये रिजल्ट निकाल के दिया था कि अगर जॉइंट कॉस्ट बढ़ती है यूनिट्स की रेशो में तो हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही निकलती है। तो इसमें चूंकि यूनिट्स की रेशो में बढ़ रहा है तो एग्जामिनर ने काम आसान कर दिया, जॉइंट कॉस्ट बांटने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम ही होनी है। मटेरियल कितना? 15। वेरिएबल कन्वर्जन कितनी? और डिवाइडेड बाय दोनों के यूनिट्स। जब जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं ना यूनिट्स की रेशियो में तो हर एक की पर यूनिट कॉस्ट यही आती है। नहीं नहीं, सुबह तो 765 थी यार। तो ए और बी पे हम इतना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमाया करते हैं तो इससे भी इतना ही कमाएंगे। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 11300 और 14 तो भाई वो तो एग्जिस्टिंग प्लांट है, एक्सपेंशन की बात करो। ये क्या कर रहे हैं कि क्या है एक्सपेंशन ऑप्शन? जो हमने एक्सपेंड करना है और मजीद ए और मजीद बी बनाने हैं, ये हम उनका प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो कितने ए और बी बनाएंगे? नए प्लांट से कितने ए और बी मजीद बना लेंगे? 5000 बना लेंगे, 5000 बना लेंगे, है ना भाई? 5000 आर्स हैं तो उन 5000 आर्स में कितने ए और बी बना लेंगे? ए और बी का कोई आर से रिश्ता पता होना चाहिए। तो देखें दिसंबर में कहीं कोई रिश्ता निकलता हुआ इनका, जो दिसंबर में एग्जिस्टिंग डाटा है वहां से कोई रिश्ता नजर आ रहा हो इनका? क्या एग्जिस्टिंग डाटा से ये नहीं पता चल रहा कि कितने टोटल आर्स लगे थे? कैसे? जितनी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है उसको पर यूनिट पर कन्वर्जन से डिवाइड कर दें, 230 21। इतने आर्स पिछले महीने लगे थे, ये टोटल थे। तो ए और बी के तो अलग अलग चाहिए हमें, ये तो टोटल थे ना, तो ए और बी के अलग अलग। नहीं, ए और बी के अलग अलग चाहिए ना। यूनिट्स की रेशियो में बांट लें। एक गाड़ी में 2 सवारियां जा रही हैं और गाड़ी का ट्रैवल टाइम है 4 घंटे, तो उन दोनों ने 2-2 घंटे सफर किया। हाँ जी, हर सवारी ने 2-2 घंटे सफर किया। भाई दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं, तो अगर गाड़ी 4 घंटे चल रही है तो वो दोनों इंडिविजुअली 4-4 घंटे ही जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। तो ए बनने में भी इतने ही आर्स लगे, बी बनने में भी इतने ही आर्स लगे, दोनों इकट्ठे बन रहे थे। तो ए और बी
कि अगर यूनिट्स पर आर निकालने हो तो ए के, अच्छा क्यों निकाल रहा हूं यूनिट्स पर आर, क्या करने लगे हम? हमने देखना है कि इस नए प्लांट में 5000 घंटों में कितने यूनिट्स बन जाएंगे, तो पता तो हो कि 1 घंटे में बनते कितने। तो ए 11300 बने थे कितने घंटों में, तो फिर 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने, पॉइंट, और बी 1 घंटे में कितने, पॉइंट 69। ये तो हमें ये पता चल गया कि 1 घंटे में इतने यूनिट्स बनते हैं। तो फिर हम अब एक्सपेंशन वाले प्लांट में कितने यूनिट्स बना लेंगे? 5000 घंटे में इतने ए बना लेंगे और 5000 घंटे में इतने बी बना लेंगे। 26 1 2 3। ये है एक्सपेंशन ऑप्शन। रिफाइनिंग वाला कल करके, कल मैं आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में लेबर के 1 या 2 सवाल करा के तो बस पर कल ये पाएगा। ठीक है, अल्लाह।